प्रेसिडेंट वेटरन्स इंडिया उत्तर प्रदेश। अब मैं श्री अनंत जोशी जी जो गोवा से आए हैं, श्री अनंत जोशी जो गोवा स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, अनंत जोशी जी हैं यहाँ पर। ओके, आप सब लोगों को नमस्कार और आपका सबका यहाँ स्वागत है। मैं वेटरन्स इंडिया की जिम्मेदारी जो मेरे को दी गई है वो हरियाणा स्टेट की दी गई है, और जो हमारा मिशन है ये कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि बच्चों को दिया और राष्ट्र की भावना पैदा हो गई। साहब आ जाओ। इसके लिए बच्चे को शुरू से ही तैयार करना पड़ेगा, और जो सबसे तैयार करने की स्टेज है वो है स्कूल। स्कूल के अंदर से ही अगर राष्ट्र की भावना है, आपका सिलेबस है, उसके अंदर बच्चे को अंदर सिखाया जा रहा है, तो जब वो बड़ा होगा, इस काबिल होगा कि वो उसको समझ सकता है, तो राष्ट्र की भावना जब ही आपकी होगी। जो बच्चा जो है 30 साल 35 साल का हो गया या 60 साल का, उसके अंदर जो है एक सोच मजबूत हो जाती है, उसके अंदर हम वो चीज़ नहीं पैदा कर सकते। इसलिए हमारा मिशन जो है वो शुरू होता है स्कूल, कॉलेज और एनसीसी के यूथ को लेके, उसके अंदर सारे एक्स सर्विसमैन को मिला के हम जो है राष्ट्र की भावना को जागरूक करें, ताकि जिस समय वो बच्चा यूथ में आए तो राष्ट्र भावना अपने आप सबके अंदर मौजूद होगी। दूसरा हमारा जो मेन एम है वो है कि अपने जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। एक प्लेटफॉर्म पे ला के आने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती है। वो जो वॉलंटियर है जिसके अंदर कोई चाह नहीं है कुछ देने की, और अभी वक्त आ गया है कि देश को कुछ देना है, वापस आओ, संकल्प के साथ जुड़े और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित हो। ये हमारा जो है दूसरा एम हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर है। तीसरा यह संगठन को मजबूत करना। संगठन को मजबूत करने के लिए एक तो जितने हमारे हैं, जितने सर्विसमैन जुड़ेंगे, उसके अंदर जो जुड़ने के बाद जितनी भी प्रॉब्लम उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे से जुड़ने के बाद आपस में ही सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनेगा जिसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल एड हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। सेल्फ फाइनेंसिंग, सेल्फ रेस्पेक्ट और देश की उन्नति के लिए, देश के प्रेम के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बाकी हमारा जो है सीनियर है, कल शब्दगिरी शर्मा यहाँ पे है, जो हमारे वेटरन्स वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर है, और हीरोज है, हमारी विडोज हैं, उनको हम साथ में लेके चलना चाहते हैं। उनको जो है स्कूल के अंदर जो फंक्शन हो उसके अंदर उनको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल सके, सम्मान मिले, उनको हम प्रेजेंट कर सकें। हमारे हीरो जो देश के हीरो हैं उसको बच्चे जान सके क्या है देश प्रेम, कैसे होता है, क्या सेक्रीफाइस क्या है इन्होंने। तो ये सब लेते हुए मैं समाप्त करता हूँ और ज़्यादा समय ना लेके। बहुत अच्छा किया सब। वेलकम जोशी जो गोवा से है। थैंक यू वेरी मच। जय दिन को आप लेके जय हिंद। थैंक यू कलकौर। आप सबसे अनुरोध है कि आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की हुई है, तो कृपया कोई भी व्यक्ति बिना भोजन किए हुए ना जाए। ये आपसे विनती है आप सभी से कि सब लोग एक तो बैठ जाएं, क्योंकि जो वक्ता आ रहा है वो अपनी बात पेश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों तक वो बात पहुंच नहीं पा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप जरूर जब बाहर जाइए, पानी पीजिए और आकर शांति से अपने स्थान ग्रहण कीजिए, ताकि जो वक्ता यहाँ आ रहे हैं वो दिल्ली से बाहर से आए हैं, अपना समय निकाल कर। आपसे अनुरोध है कि कृपया स्थान ग्रहण कीजिए और उनकी बात को ध्यान से सुनिए। आपको शायद उसमें कुछ ऐसी बात मिले जो आपके भविष्य में, आपके आसपास जो लोग हैं उनके काम आए।
सभी स्टेट से हमारे वेटरन्स आए हुए हैं और उनकी अपनी अपनी एक सोच है। वो सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए हैं। उनकी विचार को आप सुने। मुझे पता है कि समय का अभाव सबके पास है, लेकिन उन महान पुरुष के बारे में सोचिए जो तमिलनाडु से, जो कर्नाटका से, जो गोवा से, जो आसाम से यहाँ आपके बीच आए हैं और अपनी बात को आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक, बहुत लंबी टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 2 बजे के बाद लंच की शुरुआत हो जाएगी, हम सभी लोग मिलकर लंच करेंगे। और लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं उनको हम ये मैसेज नहीं दें कि हम दिल्ली वासी, जो दिल्ली के वेटरन्स हैं, उनके पास सब्र नहीं है, वो शांति से बैठ नहीं सकता, ये गलत मैसेज आएगा। वेटरन्स इंडिया का आज का जो महाधिवेशन है, इसका मुख्य मकसद है कि हम एक अच्छी सोच, अच्छी आस्था और जो देशभक्ति या पुरुष सैनिकों के प्रति हमारी एक पॉजिटिव सोच है, उसको पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। इसीलिए पूरे देश से हमने लोगों को बुलाया है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में, मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में उड़ीसा से वेटरन्स इंडिया के पैट्रॉन हैं ब्रह्मा, ग्रुप कैप्टन ब्रह्मा साहब, वो हैं। जय हिंद। आई एम ग्रुप कैप्टन ब्रह्मा। मैं उड़ीसा का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। जैसे यहाँ बताया गया है, जो ऑफिसर्स होते हैं, वी हैव बीन लीडिंग आवर मेन। जब हम नौकरी में थे हम उनको लीड कर रहे थे और उनको तभी हम देखे थे काफ़ी यंग सोल्जर्स जो हमारे अंडर में काम करते थे, उनमें काफ़ी जोश था, उनके अंदर मनोबल काफ़ी अच्छा था और उनके विचार भी काफ़ी अच्छे थे। तो तभी वो हम लोग को फॉलो करते थे, हमारा जो विचार है जो हम लोग लेते थे। बट मैं अभी देखा हूँ रिटायरमेंट के बाद, मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट एक पेटी अफसर, नेवी के एक पेटी अफसर है, विच इज इक्विवेलेंट टू हवलदार और ए सर्जेंट इन एयरफोर्स। आई रियली सल्यूट हिम एंड हिज एनर्जी। उसका जो इतना एनर्जी है लड़के में, मैं रियली नमन करता हूँ कि ऐसे लड़के हैं और ऐसे विचार रखते हैं जो कि बहुत सूट करता है हमारे जो सोच है, वेटरन्स इंडिया के जो सोच है उसके साथ इतना मेल खाता है। वेटरन्स इंडिया का जो सबसे बढ़िया मोटो है, वो मोटो है हम कुछ देना चाहते हैं। हमें अभी भी वो क्षमता है कि हम देश के लिए अभी भी देंगे और ये विचार सबसे अनोखा विचार है। और देने के लिए, जैसे एयरफोर्स में हमारा जो मोटो है वो है स्काई इज द लिमिट, तो देने के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते, छोटी सी छोटी चीज। हम ये जो इकोलॉजी इतना खराब हो रहा है, वी कैन डू प्लांटेशंस। हम अपना शरीर दे सकते हैं। आजकल मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी करने के लिए देयर इज नो डेड बॉडीज अवेलेबल। हम क्या करेंगे, ये भी एक सोच है। कांट वी डोनेट आवर बॉडी, वी कैन डोनेट आवर बॉडी। हम ब्लड बैंक के लिए जो हमारे यंग ये है, उड़ीसा में हम ये कर चुके हैं। और ये जो विद्याधर नायक जो हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट है, हम खाली छोटी छोटी उनको खाली आइडिया देना चाहिए। वो आइडिया अगर उनको दे देंगे तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ हम वहाँ ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन किए हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 13 बार, 14 बार डोनेशन कर दिए हैं। हम वहाँ भी राज्यपाल से मिले थे
उड़ीसा इज अ स्टेट जहाँ के हमेशा नेचुरल डिजास्टर होता रहता है, या तो फ्लड है या तो साइक्लोन है। और ये फ्लड एंड साइक्लोन में हम लोगों का जो वेटरन्स है बहुत अहम भूमिका है। बहुत चीज़ें ऐसी आती है, रिलीफ में बहुत चीज़ें आती है, बट उसको बांटने के लिए मैन पावर की कमी है। सो वी कैन वॉलंटियर एंड वी हैव डन इट इन आवर स्टेट एंड इट वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड। इतना उसको लोग अप्रिशिएट किए थे, इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ उड़ीसा, कि दिस इज वंडरफुल थिंग। तो देने के लिए वी हैव गॉट एवरीथिंग वी कैन गिव। सो आई एम completely moved today when I heard the President speaking that what is our aims and objective of this association. And I assure you, though it's a very small state with a very small number of ESNs उड़ीसा में, बट हम ऐसा काम करेंगे जिसमें विजिबिलिटी सबको नज़र आएगी, वेटरन्स इंडिया को भी नज़र आएगी और अपने स्टेट को भी नज़र आएगी, और जिसमें हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद। जिस प्रकार से आप लोग शांति से प्रोग्राम को सुन रहे हैं और साथ में मेरे गुस्से को भी झेल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो लोग हैं उनके साथ एक बड़ी अनोखी बात होती है कि चूंकि हम आर्मी को यंग रखना चाहते हैं तो उनको जल्दी रिटायर कर देते हैं। वो 32 साल में रिटायर होकर घर आ गया, 33 साल में रिटायर होकर घर आ गया। अब क्या करेगा? जिम्मेवारी तो उसकी पूरी नहीं हुई है, बच्चे तो उसके पढ़ रहे हैं, घर उसका बना नहीं है। क्या वो रिटायर हो गया? नहीं, वो कभी भी रिटायर नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं एक आर्मी की ऐसी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का आह्वान करूंगा अभी मंच पर आने के लिए, जिसको आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो लोग आर्मी से 32-33 साल से रिटायर होकर आना शुरू कर देते हैं, वो वीर नारियां जो हमारे शहीदों की विधवाएं हैं, उनको हम वीर नारी से कह के सम्मानित करते हैं। वीर नारियां और उनके बच्चों को भी पूरे देश में जॉब दिलाने में, कोई रोजगार दिलाने में ये संस्था काम करती है, जो एडजुटेंट जनरल साहब के अंडर एक सोसाइटी है रजिस्टर्ड आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं मेजर दीपक सापरा, सेना मेडल। जनरल सापरा was commissioned into Jat Regiment in 1977. He is an alumni of Defence Services Staff College and attended Higher Command course at Army War College. He commanded a brigade in Jammu and Kashmir and a division in Northeast. For his distinguished service, he was awarded Sana Medal. He superannuated as Additional Director General Military Training in April 2014. Since then, he has steered Army Welfare Placement Organization to exalted heights, an organization which has been able to provide jobs and entrepreneur opportunities to close to 15,000 veterans every year. Jan Deepak Sapra, may I request you kindly give a big hand and ladies and gentlemen. जय हिंद। मैं वेटरन दीपक सप्रा हूँ। मैं भी वेटरन हूँ और मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ। थोड़ा सा मेरी सोच में जरा सा शायद आप लोग की सोच से फर्क लगेगा। वो कह रहे हैं मैं मेजर दीपक सप्रा वेटरन नहीं। अगर मैं वेटरन हूँ तो मैं वेटरन दीपक सप्रा हूँ। फिर वो रैंक हट जाना चाहिए, कम से कम हमारे दरमियान हट जाना चाहिए। अभी मेरे से पहले किसी ने बोला कि एक सिपाही था या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो भी वेटरन था और मैं भी वेटरन, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने हमारे लिए क्या किया, सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है, हमारे वेलफेयर के लिए क्या हो रहा है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या हो रहा है, ये सब बातें सुबह से चल रही है। क्योंकि मैं ये सब बातें नहीं करूँगा, बिल्कुल भी। मैं यहाँ वो बातें करूँगा हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जैसे अभी बताया, 34-35 साल की उम्र से जवान रिटायर होना शुरू हो जाता है और एक लेफ्टिनेंट जनरल 60-62 साल की उम्र पर रिटायर हो जाता है। जो 60 साल की उम्र पर रिटायर होता है, जो कि एक गवर्नमेंट सैनिक होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जवान 35-40 साल की उम्र पर रिटायर हो गया,
45 पे हो गया, 50 पे हो गया, चाहे वो जवान है चाहे ऑफिसर है, उसकी एक ही दिक्कत होती है, अब मैं सेकंड कैरियर करूं कि ना करूं। MD AWP होने के नाते मेरा आंसर है यस, मेरे को कुछ करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए? मेरे को इसलिए करना चाहिए कि मेरे में भी एक एनर्जी बाकी है, मेरे में भी एक जज्बा बाकी है, मेरे में करने की विल पावर है, थोड़ी सी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, थोड़ा बच्चों का देखभाल करना है, माँ बाप का देखभाल, इसलिए मुझे सेकंड कैरियर करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको 9 बजे घर छोड़ देना चाहिए, वरना आपकी बीवी आपको आगे दिखाएगी। छोड़ दीजिए घर, बहुत दिक्कत में पड़ जाएगी। अब जब आप रिटायर हो जाते हैं, चाहे नेवी से, चाहे एयरफोर्स से, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से, अब आप आगे यहाँ फंस जाते हैं, मैं क्या करूँ? क्योंकि जब आप कैंट में थे, TCP के अंदर थे, आपको कुछ बताने वाला नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको लगता है मैं फौज में रैंक जिंदगी भर चलेगा, वो जिंदगी भर नहीं चलता। और जब आप आकर के एक दीवार से टकराते हैं, यार अब मैं जाऊँ कहाँ, करना क्या है, सिविल की लाइफ में पता नहीं, क्योंकि आपको तो हमने खेत से उठाया, आपका DNA बदली करके आपको फौजी बना दिया, अब बोल रहे हैं आप दोबारा सिविलियन बन जाओ, दोबारा DNA बदली दिए। तो आप जब फंस जाते हैं कि मैं क्या करूं, उसी के लिए एक संस्था खड़ी करी गई है, AWPO, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ आर्मी के लोगों का की तरफ तवज्जो ज्यादा देती है, क्योंकि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है DGR, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट। लेकिन ऐसी ही संस्था नेवी और एयरफोर्स के पास भी है, उनकी भी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये संस्था हमारी करीब 12 से 15 साल पुरानी है, और जो पुराने एमडी वो भी ब्रिटिश शर्मा है, वो भी आप लोग के बीच ही एक वेटरन संस्था के बहुत माने हुए बंदों में थी, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। हमारा प्रेजेंस पूरी इंडिया में है, 16 सेंटर है, चेन्नई से लेकर जम्मू तक, पूना से लेकर गुवाहाटी तक, कोई भी जगह आप बोलेंगे वहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर का एक नोड है। और हर रेजिमेंटल सेंटर में एक छोटा सा PC है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ये थी कि लोगों को फौज में ही नहीं पता था कि AWPO नाम की कोई संस्था एग्जिस्ट करती है। हमारी विजिबिलिटी नहीं थी, हम दिख नहीं रहे थे लोगों को। शायद इसी वजह से उन्होंने एक बहुत लंबा MD सेलेक्ट किया ताकि आप दिखना शुरू हो जाओ हम लोग। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तकरीबन एक साल में 15,000 12,000 के आसपास एक्स सर्विसमैन को जॉब दिलवा रहे हैं। लेकिन रिटायर कितने होंगे? करीब 50 से 60 हज़ार नेवी एयरफोर्स मिला के रिटायर होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये ऑल इंडिया रिटायर होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ी कि इंडियन आर्मी में 159 करीब 160 ट्रेड है, ट्रेड 160 है। जबकि सिविल में आप जाते हो, आर्मी मतलब सिक्योरिटी, तो बाकी के जो 159 ट्रेड है वो कहाँ जा रहे हैं? हम अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये कहना कि मार्केट में जॉब नहीं है, मैं इसलिए नहीं मानता कि मार्केट में जॉब नहीं है। जॉब मेरे पास आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो करीब 30 से 40 हज़ार जॉब हम जनरेट करते हैं एक साल में, ऑल रैंक्स में। जब हम स्पॉन्सर करते हैं करीब 60, 65, 70 हज़ार तक एक सर्विसमैन को स्पॉन्सर कर देते हैं। अब आप बोलेंगे जब जॉब 30,000 है, रिटायर 50,000 हो रही है, तो आप जॉब 70 तक कैसे दे सकते हैं? एक को 3 बार भी स्पॉन्सर किया जाता है, 2 बार भी, तो हमारा कंप्यूटर डाटा बता देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जॉब है, स्पॉन्सर भी है, लेकिन जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो 15,000 रह जाते हैं। तो 30-40 हज़ार से 15,000 में स्क्वीज कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया, मैं यहाँ का उदाहरण दूंगा, गुड़गांव वाला नोएडा जाने को तैयार नहीं है, फरीदाबाद वाला दिल्ली आने को तैयार नहीं है, चेन्नई वाला बेंगलोर नहीं जाएगा। हर एक बंदे को नौकरी अपने घर के नजदीक चाहिए, और वो ठीक भी है। जब मैं जवानों से बात करता हूँ, कहता साहब साइकिल में बहुत घुट्टे तोड़वा लिए, अब घर रहूँगा। वो बिल्कुल ठीक है, उसने घर बनाया, बीवी बच्चे माँ बाप है, वहीं रहना चाहते हैं, वहीं रहे। लेकिन उससे क्या होता है, हमारा थोड़ा जॉब का लॉस हो जाता है, क्योंकि वो हिलता नहीं है वहाँ से, वो जॉब नहीं मिल पाता उसको। थोड़ा हमारा माइंडसेट भी गड़बड़ होता है। फौज के अंदर हर चीज़ प्लेटर पे मिलती है। थोड़ा मैं वेटरन्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ इस समय। जब हमारे को हर चीज़ प्लेटर पे मिलती है तो हमें लगता है कि सिविल में आने के बाद भी वो हमारे को ऐसे ही मिलेगी। तो जब मैं एक जॉब ऑफर करता हूँ तो वो बंदा मेरे से पूछता है, साहब हफ्ते में कितने दिन काम करना होगा? मैंने कहा भाई 6 दिन करना होगा। साहब कितने घंटे होंगे? मैंने कहा 8 से 10 घंटे होंगे।
तो साहब खाना मिलेगा वहाँ पे? मैंने कहा नहीं भाई, डिब्बा लेके जाना पड़ेगा। साहब के सोने खातिर जगह मिलेगी? मैंने कहा ना, कमरा मिलेगा, चारपाई मिलेगी उसके ऊपर। भाई थोड़ा तो बदली करो, सिविल में जा रहे हो, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। 3 चीजें जो हमारे नौकरी के आड़े आता है, एक है हमारी लोकेशन जो हम बदला नहीं करना चाहते, कृपया करके थोड़ा हिलने की कोशिश कीजिए। दूसरी हमारी एज, जो हमारी एज है वो आस्ते आस्ते हमारी दुश्मन बन जाती है, और ऑफिसर्स के लिए उनका रैंक उनका दुश्मन बन जाता है। कई बार मैं कंपनियों से, कॉर्पोरेट से जब बात करता हूँ तो कहते नहीं नहीं साहब सीनियर ऑफिसर मत दे दीजिए, कैप्टन मेजर चलेगा। अब उनको कौन बताए आज की मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू कैप्टन मेजर की है, और थोड़ा मैं हिचकिचाते हुए बोलूंगा कि सबसे कम की वैल्यू मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की है। मार्केट में जनरल साहब को कोई नहीं मांगता। मैं जब जनरल साहब ऑफर करता हूँ, सर कर्नल दे दो ना सर, कैप्टन भी चलेगा, लेकिन कैप्टन लाऊं कहां से? कैप्टन की कम से कम सैलरी एसएस ऑफिसर की 1.5 लाख है, मेरे पास भेज दो, मैं कल सवेरे डॉक्टर लगवा दूंगा। वुमेन ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 1.25 लाख पर मंथ है। जब मैं सैलरी की बात पे आ गया हूं, मैं आप लोगों को चंद एक बातें बताऊं सैलरी के बारे में। मार्केट में जो जॉब है वो है मिनिमम वेज स्केल के हिसाब से। हर स्टेट का एक मिनिमम वेज स्केल है। जैसे दिल्ली में 13-14 हज़ार के आसपास एचपी, 13-14,000 एचपी या 13-14 हज़ार के आसपास है, लेकिन हम लोग एक सर्विसमैन को 13-14 हज़ार पे ऑफर ही नहीं करते। दिल्ली में मैं 18 से 20 हज़ार के नीचे ऑफर नहीं करता। मेरे पास सीनियर ऑफिसर आते हैं कि एक ड्राइवर दे दीजिए, मैं 18-19 हज़ार के नीचे ड्राइवर नहीं दे सकता। मेरे देने से क्या होगा, वो ड्राइवर छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर जाते हैं तो एक सर्विस में 14,000, 15,000, 16,000 में मिलता है। मैं मिनिमम इस स्केल पे नहीं दे सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर गार्ड मांगते हैं तो कहते हैं सिपाही दे दो। आज की तारीख में सिपाही रिटायर नहीं होता। रिटायर मिनिमम नायब के हवलदार है, और वो नायब के हवलदार एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर है। वो गार्ड की ड्यूटी नहीं करना चाहता जब तक कि बेचारे का एकदम यहाँ फांसी ना लग जाए। वो गार्ड की ड्यूटी नहीं करना चाहता, इसलिए हम उसे सुपरवाइजर ऑफर करते हैं कि आप सुपरवाइजर का जॉब कीजिए। सुपरवाइजर की सैलरी फालतू है। तो ये हमने चंद एक अपने लिए लाइन्स खींच रखी है, उसके नीचे हम नहीं जाते हैं। लेकिन ऑफिसर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आपकी एज और रैंक बढ़ती जाती है, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा नीचे आता चला जाता है। उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जितने आप यंग है उतनी आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है। ये सब कहने के बाद हम एज एडब्ल्यूपीओ क्या करते हैं, जो मैंने बताया मेरे 16 सेंटर हैं, ये बातें ऑफिसर्स के लिए लागू होती है, और इसके अंदर एज कोई बार नहीं है। किसी भी एज का बंदा उनको अप्रोच कर सकता है। हम बताएंगे, गाइड करते हैं, सर आपकी एज इतनी है, आपकी इतना है, आपके लिए ये अच्छा है, क्या अच्छा है वो थोड़ी देर के बाद बताएं। हम आपको आपका जो बायोडाटा बनाना होता है उसको बनाने में मदद करेंगे। जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होता है जवानों के लिए, हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही आपका नाम आएगा हवलदार ड्राइवर, आपका बायोडाटा ऑटोमेटिकली लग जाता है उसके अंदर। कैसे लगता है वो हमारे लिए छोड़ दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो बाद में, कोई क्वेश्चन में सारे जवाब दे दूंगा बाद में आपको, लेकिन दूंगा बाद में, अभी नहीं दूंगा। जजमेंट का आदमी हूं, पढ़ूंगा नहीं। मैं आपके इंटरव्यू की तैयारी करवा दूंगा। मैं आपको किसी किस्म की और मदद चाहिए करवाऊंगा। जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको अपनी सैलरी के लिए निगोशिएट, मतलब सैलरी कैसे मांगनी है कि वो आपको बोलेगा कि 15 ले लो, उसको 15 से 25 तक कैसे लाना है वो बताऊंगा। ये छोटी छोटी बातें हमने भी तजुर्बे से सीखी है। मेरे को किसी कोर्स में आर्मी के नहीं पढ़ाया गया था कि सेकंड जॉब कैसे लिया जाता है। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि उसमें जहां आप जा रहे हैं उसमें दिक्कत क्या, परेशानी क्या और फायदे क्या है। ये सब करने के बाद मैं वो आता हूँ कि हमने अभी तक अचीव क्या करें। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। आज की तारीख में हमारे पास करीब 150 वैकेंसी है दिल्ली मेट्रो के अंदर, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नहीं है। ये मेट्रो की वैकेंसीज है फैसिलिटेटर, मतलब एक कोई बूढ़ा बैठा है जिसे मेट्रो में बैठना है, मदद करनी है, तो मदद करने के लिए हमारा जवान जाएगा। सैलरी 22,000। पूना में, महाराष्ट्र में बीआरटी कॉरिडोर हमारे पास है। वो जो सड़क के ऊपर बीआरटी कॉरिडोर बना है वो ईडब्ल्यूपीओ के लड़के लगे हुए हैं। सैलरी 17 से 18,000। इसी तरीके से भोपाल गवर्नमेंट ने अभी हमारे को 50 वैकेंसी दी है वेयर हाउस मेंटेन करने के लिए। ये छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे ये जॉब परमानेंट तौर पे हमें अवेलेबल है। किसी को बहुत दिक्कत आई है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि 15 से 20, 25, 30 दिन के अंदर कर्नल रैंक तक के बंदे को जॉब ऑफर किया जाएगा। मैं आपको कुएं तक ले जा सकता हूँ पानी पीने के लिए, पानी आपको खुद पीना पड़ेगा। जॉब आपको इंटरव्यू के बाद लगेगा, जो कि आपने खुद देना है।
अब जब जॉब्स की बारी आती है, जॉब्स दो किस्म की हैं, एक सेकंड कैरियर नौकरी और एक है बिजनेस, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अगर सेकंड कैरियर जॉब को मैं पकड़ता हूँ, नौकरी को, तो नौकरी दो किस्म की, एक सिविल की नौकरी है, गवर्नमेंट की नौकरी है। पहले मैं गवर्नमेंट की नौकरी को खत्म करता हूँ। 2014 नवंबर में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद एक फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसके लिए एक एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू। इन्होंने इंटरव्यू बंद कर दिया और भाई बंदी बंद हो गई, और जितने भी एग्जाम होंगे वो कंप्यूटर पे होंगे। मैं जवानों की बातें कर रहा हूँ। इसके लिए आप अगर बोलेंगे सर मेरी उम्र फालतू है, तो गवर्नमेंट का एक प्रविधान है कि आपकी उम्र को कमती कैसे बताया जा सकता है। जितनी आपने नौकरी की है उसमें से अपनी एज घटा दीजिए, तो आपकी एज उठी जाएगी। अगर आप 45 साल के और 20 साल नौकरी की, तो आपकी उम्र 25 साल मानी जाएगी, बल्कि उससे भी कमती मानी जाएगी। दूसरा, अगर आप 10th क्लास पास हैं और 15 साल आपने फौज की नौकरी की है, तो गवर्नमेंट नौकरी के लिए आपको ग्रेजुएट माना जाता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आप 10th क्लास पास हैं और 15 साल आपने फौज की नौकरी की है, तो गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए, कई जॉब्स के लिए आपको ग्रेजुएट माना जाता है। ये बात हमें पता ही नहीं थी। इसका मतलब ग्रेजुएट एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का एग्जाम कैसे करना है, इसके लिए थोड़ी कोचिंग लेनी पड़ेगी। अगर ठीक रहा, अगले 1 महीने के बाद इस कोचिंग का पायलट प्रोजेक्ट हम अपने पास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ जवानों को इसके थ्रू डालेंगे। अगर सक्सेसफुल रहे तो ये बात आप लोग को बता दी जाएगी। पहली बात, जो जवान आते हैं, साहब मेरी ना नौकरी लगवाते हैं, विडोज आती है, सर गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए मेरे को, या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी बंदा बगैर एग्जाम के आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो बोलेगा इनका ख्याल करने इनको लगा दो, वो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल लगाता है। अब मैं आता हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल के बारे में। गवर्नमेंट को, मान लीजिए मैं भोपाल गया था, सेक्रेटरी से मिला, उनको 50 बंदे चाहिए थे। उन्होंने बोला सर गवर्नमेंट हमको अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आदमी नहीं दे पा रही, क्योंकि आदमी नहीं दे पा रही, हम आपसे कॉन्ट्रैक्चुअल ले लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 50 लोगों को जॉब दिया है 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, और सैलरी दी है 17,000। अब देखिए गवर्नमेंट का फायदा और हमारा क्या दूसरा फायदा है। पहली बात, गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट जॉब दिया, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। 16-17,000 दिया, जो कि एक्चुअल में 25-30 हज़ार होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, मकान होना चाहिए। गवर्नमेंट ने वो सारा पैसा बचा लिया। लेकिन मेरे लिए इसलिए अच्छा है कि मेरे जवान को वेयर हाउस का काम अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपने घर में मिल गया। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारा जवान ये जॉब अपने घर के नजदीक चाहता है। सिविल के जितने भी जॉब्स हैं, हर एक के लिए कुछ ना कुछ इंटरव्यू या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। अब मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो अभी शुरू है और चल रही है, और ये आपकी डिस्ट्रिक्ट गांव में ऑफिसर जीजीओ द्वारा सबको लागू होती है। इसका नाम है स्किलिंग मिनिस्ट्री, मिस्टर रूडी के नीचे प्रोग्राम है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अंदर लेडीज भी हिस्सा ले सकती हैं, ऑफिसर जीजीओ द्वारा सब हिस्सा ले सकते हैं। होता क्या है कि ये आपको स्किलिंग करवाते हैं। जब आप स्किलिंग कर लेते हैं, उस स्किलिंग के बाद आपको नौकरी मिलने में आसानी होनी चाहिए। अभी तक ये पूरा ठीक तरीके से नहीं आया, लेकिन 40 सेक्टर ऐसे खुल गए हैं, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जिस चीज में चाहें ट्रेनिंग कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी कर सकता है, और रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन भी कर सकता है। अब इसमें फायदा क्या है? मान लीजिए एक वेल्डर है, उसने 15 साल वेल्डिंग करी, उसको कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पंजाब का रहने वाला है, उसे पंजाबी आनी चाहिए और वेल्डिंग आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन ये कोर्स करता है, जो कि सिर्फ 15 दिन का आपके लिए और मुफ्त में है, और आपके डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहा होगा, तो वो आपको 60% नंबर आने पे ट्रेनर ले लेंगे, यानी कि आप इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, यानी कि आप टीचर बन जाएंगे। और टीचर की पे 20 से 25 हज़ार रुपया मिनिमम है। जब वो ट्रेनिंग हो जाती है, खाली ट्रेनिंग में काम नहीं होता, उसका एक टेस्ट होता है, जिसको ये लोग बोलते हैं असेसर। अगर आप टेस्ट लेने आते हैं, हर इंडिविजुअल के टेस्ट में 200 से 250, अगर आपने 100 बंदों का टेस्ट किया तो वो पैसा मिलेगा आपको। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रेनर और असेसर है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये चलता कैसे? NSDC, उसके नीचे काउंसिल होती है, उसके नीचे ट्रेनर, TP ट्रेनिंग पार्टनर, और ट्रेनिंग पार्टनर के नीचे होता है ट्रेनिंग सेंटर। और ट्रेनिंग सेंटर क्या है? जैसे एक कोचिंग अकेडमी है, उसको ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं।
आपकी कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से जान पहचान है, प्लीज उससे मिल जाइए, आप ही ट्रेनिंग सेंटर चला लीजिए। वो कैसे चलेगा उसकी मदद हम करेंगे आपके लिए, उसके लिए बहुत फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। एक सर्विसमैन को बोलो आप ट्रेनिंग सेंटर चला दो अपना, तो उस तरीके से आपको आपके घर के नजदीक जॉब मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप असेसर बनते हैं तो वो 24 घंटे का काम नहीं है, महीने में 4 या 6 दिन काम है, बाकी दिन जो है आप अपना घर का काम, खेती का काम